कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की क्लास मॉर्निंग पे नहीं आ पाई, कई वजह होती हैं, ठीक है। और कारण कोई भी हो, किसी भी तरीका का कारण हो, क्लास सुबह नहीं आ पाई तो नहीं आ पाई, लेकिन दिन बर्बाद न जाए तो क्लास आ गई है, ठीक है। थोड़ा टाइमिंग का होता है, हमेशा प्रॉपरली वही टाइम नहीं रह पाता, कभी इंसान बिजी हो जाता है, कोई अदर वर्क आ जाते हैं, तो टॉपिक प्रिपेयर करने का भी समय नहीं मिल पाया था। तो ये जो पेज देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए एक पेज है, ये मैंने अपने लंच टाइम पे आज ऑफिस में ही इसको प्रिपेयर किया था। और वो हिंदी वाला पोर्शन, सबसे बड़ी बात है, सबसे पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए है, हिंदी का एनसीईआरटी वाला पोर्शन जहाँ पे साहित्य वाला दिया है वो एंड हो जाएगा आज आपका, ठीक है। तो बेफिक्र होकर एग्जाम में जाइए। क्रैश कोर्स वाले से अगर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है, एनसीईआरटी। दूसरी चीज, कल लास्ट क्लास में कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 सुमित्रा नंदन पंत जी को है, 1969 सुमित्रा नंदन पंत जी को, क्या मारे हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि 1969 में मिला, मैंने क्या कहा 1968 में मिला, लेकिन इसकी ब्रैकेट में मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी लिख देना, एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अगर आप ज्ञानपीठ की लिस्ट देखोगे ना, इसका तो सिंपल है, क्या कोई किताब देखने की जरूरत थोड़ी है, आप लोग इसकी लिस्ट देखो ना, कब कब कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की पूरी लिस्ट निकालो पहले से एंड तक, लेटेस्ट तक, आपको 1968 में सुमित्रा नंदन पंत का नाम मिल जाएगा। उससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही चीज हम सही माने, एग्जाम में भी 1968 ही मानना, और अधिकांश आपका आंसर 1968 ही दिया है। हाँ, अगर आप 1968 करें, आयोग आपका 1969 दे दे तो अचंभित होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने वो आपको बताया था, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदी साहित्य वाला आज पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्लास नंबर 25 में। अब बचते हिंदी की 5 या 6 क्लासेस इसके बाद, जिसमें हिंदी आएगी आपकी। अब मुझे आप ये बता दो, क्या संधि पढ़ने की जरूरत है क्रैश कोर्स में? मुझे नहीं लगता कि संधि पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि संधि से क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें कौन सी संधि है या ये क्या है, तो वो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितना कर पाते हैं। और संधि के लिए सबसे बढ़िया, मैंने जब स्टार्टिंग पे यूट्यूब पे आया था, आप लोगों का संधि वाला पोर्शन मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया था आपको। हालांकि अगर मैं दोबारा उसको पढ़ाऊँ तो अब मतलब मान के चलिए और भी बेहतर मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन तब भी मैंने कोशिश की थी कि बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाए। तो यूके SSC हिंदी वाला जो फोल्डर है, वहां आपका संधि कहीं बनाया होगा, मैंने 2 वीडियोस हैं उसकी, वो देखोगे तो संधि वाला पोर्शन हो जाएगा। अलंकार वगैरह ये सब प्रैक्टिस पे, आप खाली एक रूल सीख सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, यानी आपसे 1-2 क्लास, 2-3 क्लास में देखता हूं कि कौन सा टॉपिक आपका बचा है, उसके बाद हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में रिवीजन तरीका तो पूरा हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि प्रीवियस ईयर में अदर स्टेट में क्या आया हुआ है और कौन से टॉपिक से फोर्स किया गया, मतलब फोकस किया गया, कहां से क्वेश्चन पिक किए गए, उस तरीके के पैटर्न पे 2-3 क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो 35 से पहले हिंदी का फिर नामो निशान यहां से खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगी आपकी हिंदी, ठीक। दूसरी चीज, पॉलिटी आज की क्लास में, इसके बाद 3 क्लासेस यानी 30 के अंडर, यानी 30 क्लास के बाद पॉलिटी भी एनसीईआरटी बंद हो जाएगी। पॉलिटी बंद, इकोनॉमी बंद, फिर बचता है आपका भूगोल और इतिहास। इतिहास कौन सा बचेगा बच्चों? एंशिएंट से शुरू करेंगे और पढ़ाऊंगा क्या, एनसीईआरटी। आप देखो, आप किताब खोलना एक बार, कितना समय लगता है फैक्ट ढूंढने में, देखना, ये तो फैक्ट है ना। आप एनसीईआरटी में क्या लिखा, आप कोई टॉपिक पढ़ाना होता, बौद्धिज्म पढ़ाना होता, जैन धर्म पढ़ाना होता, मौर्य टाइम पीरियड पढ़ाना होता, वो तो फिर डिटेल में आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। अब ये तो फैक्ट ढूंढने हैं, तो फैक्ट ढूंढने में आप जानते ही समय लगता ही लगता है। आप अगर यही फैक्ट ढूंढोगे 4-5 घंटे लगा दोगे एक टॉपिक को कवर करने में, तो इतना आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए ही मैंने क्या किया है, आप लोगों के साथ में स्टैंड करता हूं, ठीक। अब जैसे ही आपका पॉलिटी का पोर्शन खत्म होगा, यहां आपका हिंदी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, पॉलिटी एंड, हिंदी एंड, इकोनॉमी एंड। इसके बाद क्या बचता है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए बचता है उत्तराखंड का पोर्शन, उत्तराखंड के साथ साथ करंट अफेयर का पोर्शन। इसके अलावा जो आपका जो चीजें बचती हैं वो बचते हैं कंप्यूटर की और रीजनिंग की। तो मान के चलिए जब हम क्लास नंबर 40 में पहुंचेंगे, क्लास नंबर 40 में यहां से जो उत्तराखंड पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपना फेस ऐसा कर देना, तगड़ा वाला, ठीक है। बहुत अच्छे फैक्टर बताऊंगा, बहुत अच्छे जिला सीरीज से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे मेरे द्वारा, ठीक है, क्योंकि इतना रिवीजन करने का टाइम आपके पास होगा नहीं। उत्तराखंड हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई है, पंवार वंश से, चंद वंश से, इसके अलावा जो भी मैंने आपको पढ़ाया, वहां से उसी टॉपिक से वहीं से क्वेश्चन निकाले जाएंगे आप लोगों के लिए। जो बेहतर होगा वो सब किया जाएगा आप लोगों के लिए। उत्तराखंड के भूगोल में इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ाया था, वहां से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वहां से टॉपिक से क्वेश्चन पिक करके आपको ठीक ठाक लेवल का मैं बना के इस क्रैश कोर्स में भेजूंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो कहीं आपको नहीं मिलती है, गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं, अब सरकार ने कौन से एक्ट कब पारित किया, पंचायती राज एक्ट में कब संशोधन हुआ, पंचायती राज एक्ट कब पारित हुआ, युवा
जो खेल नीति है वो कब बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन होता है, इस टाइप की चीजें तो कहीं नहीं मिलती, वो मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ ही इंक्लूड कर दूंगा। तो अब बताइए, क्रैश कोर्स के तहत उत्तराखंड का मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं अब इसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा। हिंदी हमने लगभग कंप्लीट कर ली, जीएस हम एनसीईआरटी आधारित कर रहे हैं, रीजनिंग मैं कराऊंगा, इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बताओ एक इंसान के हाथ में इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पढ़ने वाला छात्र जो मेहनत करता है वो इस मेहनत को समझता होगा कि इसको करने में कितना समय लगता है, और खोट निकालने वालों का तो क्या ही कहें बच्चों, ठीक है, सभी निकालते हैं खोट, आप भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को मेहनत करने दीजिए, पढ़ने वालों को पढ़ ले दीजिए। कई लोग आपसे ये कहेंगे मत पढ़ो इसके, हाँ इसके चैनल से मत पढ़ो, चुपके से अपना पढ़ते हैं वो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, आपको डाइवर्ट किया जा सकता है, कहेंगे कि नहीं मत पढ़िए कोई फायदा नहीं है, ये है वो, चुपके से अपना पढ़ेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि चीजें ओपन रहें, ठीक है। देखिए प्रेमचंद के बारे में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था, किसके बारे में, प्रेमचंद, वो थी 9th और 10th लेवल की। अब प्रेमचंद के बारे में आपकी जो क्लास 11th है और क्लास 12th है उसमें जो जो दिया होगा, अब मैं पीछे कवर नहीं कर सकता, पीछे नहीं देख सकता कि प्रेमचंद के बारे में मैंने अभी तक आपको क्या क्या फैक्ट पढ़ाए। तो 11th और 12th में जो जो मेरे को फैक्ट मिले, आप ऐसे फैक्ट स्किप कर देना जो आपने ऑलरेडी लिख चुके हो, यानी आप उन तथ्यों को छोड़ देना जो आपको आते हैं, जो मैंने इससे प्रीवियस क्रैश कोर्स के वीडियो में बताया था कि आपको क्या स्किप करना चाहिए, मतलब क्या लिखा दिया है, क्या स्किप करना चाहिए। देखो इनका वास्तविक नाम मैंने शायद लिखा दिया है धनपत राय, धनपत राय इनका क्या है मूल नाम। कभी अगर पेपर में ये पूछे धनपत राय किसका मूल नाम है, प्रेमचंद। दूसरा क्वेश्चन, नवाब राय नाम से उर्दू में कौन अपनी रचनाएं करता था, ये नहीं लिखाया होगा। नवाब राय नाम से उर्दू में रचना कौन करता था, अगर कभी पेपर में पूछेगा तो तुरंत बता देना प्रेमचंद, ठीक है। जबकि हिंदी में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद नाम से हैं, यानी हिंदी की जो रचनाएं हैं इनकी वो प्रेमचंद के नाम से है, जबकि नवाब राय नाम से उर्दू में रचना कौन करता था पेपर में आएगा तो प्रेमचंद है, ठीक है। इसके अलावा उर्दू में प्रकाशित इनकी पहली कहानी संग्रह है सोजे वतन, तो लिखो अगला क्वेश्चन, ये भी नहीं लिखाया था, ठीक है। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन। और ध्यान रखना इस सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, ब्रैकेट में लिखो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जब्त। अब ये सब एनसीईआरटी है, मैं थोड़ा ना बता रहा, ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। पहला था कहानी सोजे वतन जो इनके द्वारा, अब देखो एक पेज में ढूंढ के लाना पड़ रहा है, देखो कितना काम करना पड़ता होगा। अब आप कहोगे सर देख के क्यों बता रही हो, बच्चों ये फैक्ट है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है, आपके एग्जाम को निकालने से मतलब है हमें, क्योंकि वनडे एग्जाम में फैक्ट आते हैं, अब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताएगा भाई कि ये है वो है, ये चलता है, ठीक है, सोजे वतन। इसके अलावा मैंने वहां पर देखा कि एक चीज लिखी थी, इनको कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा गया, ठीक है। देखो प्रेम किसे कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट। अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ये कहा जाता है बच्चों प्रेमचंद जी को। जो क्वेश्चन नहीं लिखा होगा वही ऐड करना है, ठीक है, क्रैश कोर्स में इस बारे में से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन किसमें संकलित किया गया है, मानसरोवर शीर्षक नाम से 8 खंड में, ठीक है। तो लिखो, ये शायद दिखा रखा है मैंने आपको, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह, क्वेश्चन लिखना प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह ये है बच्चों मानसरोवर नाम के शीर्षक में 8 खंड में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। क्या लिखोगे, मानसरोवर नामक शीर्षक में इनका क्या है, अपने आप में ये जो कहानियों का संग्रह है, और कितने खंडों में प्रकाशित है, 8 खंड। कभी ध्यान रखना अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि जो प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर नामक शीर्षक में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, 8 खंड में। कौन कह रहेगा तो एनसीईआरटी कह देना, मेरा नाम बता लेना, ठीक है। इसके अलावा इनके प्रमुख उपन्यास के नाम मैंने आपको बताए थे, अब जो उपन्यास आपने लिखे हैं वो छोड़ देना, ठीक है। ध्यान रखना इनके जो प्रमुख उपन्यास आपने लिखे हुए हैं उसको आपको क्या करना है, स्किप करना है। इनके प्रमुख उपन्यास देखना आप लोग, इनके प्रमुख उपन्यास देखना, ठीक है। मुझे लगता है कि कई आपने लिख लिए होंगे, उपन्यास देखना, गोदान लिखा होगा, चेक कर लेना, ठीक है, गोदान। दूसरा गबन, तीसरा प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, ये 3 के 3 मेरे को लग रहा है कि लिखे होंगे, ठीक है। इसके बाद सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, और ये याद हो जाते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको याद करना कंपलसरी है क्योंकि एनसीईआरटी आधारित है, कोई विकिपीडिया वगैरह नहीं है, ठीक है। निर्मला, कर्मभूमि,
वरना मैं कराता ही नहीं, वरना इसमें तो बहुत डीप तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्यों कराऊं जब वो क्रैश कोर्स है, एनसीईआरटी आधारित पढ़ना है, तो फिर क्यों फायदा ही नहीं है उतना जाके। ठीक है, रंगभूमि ये तो आपके लिए क्या है, अपने आप में एक रिस्क है। कायाकल्प, कायाकल्प, ठीक है। इसके अलावा प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, कायाकल्प के बाद प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंपोर्टेंट कर देना, क्यों? क्योंकि मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। कभी अगर ये पूछेगा, इसके ब्रैकेट में लिख लो अधूरा उपन्यास। ठीक है, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था, वो मंगलसूत्र है, इनका अधूरा उपन्यास है, ध्यान में रखना। ठीक है, उपन्यास के अलावा इन्होंने क्या किया था बच्चों, एक करबला और संग्राम और प्रेम की वेदी नामक नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, तो इनके नाटक लिखो, नाटक क्या क्या लिखे हैं। एक तो इनने करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी। खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, क्या होगा, अनुभव तब भी होगा। यार इतना टेंशन मत लो कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, पढ़ के जा रहे हो, कर्म कर रहे हो, क्या करोगे बताओ, सर थोड़ा ना फोड़ सकते हो अपना। बेफिक्र होके एग्जाम देने जाइए, टेंशन मुक्त होके पढ़िए, जो होगा अच्छा होगा, भविष्य आपका सुंदर है, सुनहरा है। आज मेहनत कर लीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में रह के पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, नाटक के रूप में अगर पूछेगा, कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछेगा, अगर इनमें से कौन सा उपन्यास है, ये नहीं कि खाली ये रटे जाए ये रटे जाए, पता ही नहीं उपन्यास है क्या है, ये उपन्यास है और ये इसका इनका नाटक है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इन्होंने कुछ और भी अपने आप में कहानी संग्रह लिखी हैं। एक गुप्त धन और ईदगाह, ये भी इनके क्या है, नाटक के अंदर आते हैं। ठीक है, गुप्त धन और ईदगाह भी इन्हीं के हैं। गुप्त धन प्लस ईदगाह, ये किसके द्वारा रचित हैं, प्रेमचंद लिख दो, प्रेमचंद के द्वारा रचित है। अब इनकी कहानी संग्रहों के अंदर बहुत इंपोर्टेंट आते हैं, लिखो पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, इसके अलावा पूस की रात और कफन। ये इनके प्रमुख क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको। कहानी संग्रह आप लोग खुद ही लिख लो। पहला लिख लो आप लोग पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। ठीक है, सेकंड इसके अलावा आपने लिखना है नमक का दरोगा। ये बहुत लोगों ने कहानी भी पढ़ी होगी, ये बचपन स्कूल के लेवल में हमारा था। ठीक है, नमक का दरोगा। इसके अलावा पूस की रात, पूस की रात। ठीक है, इसके अलावा कफन, क्या लिखा, कफन लिखा। ठीक है, इसके अलावा जो दिया हुआ है आपका बड़े घर की बेटी, एक और लिख लो बड़े घर की बेटी। ये सब के सब इनके क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है, इधर दिख जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा, बड़े घर की बेटी की बेटी। अब प्रेमचंद सिलेबस में भी दिया है, प्रेमचंद के लेवल पे जितना क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में दिए थे वो मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर आ जाता है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो मैंने आपको पहले कराई थी, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें क्लास पढ़ी होगी। विकिपीडिया का सहारा अगर आपके पास समय है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ आपको, जितनी मेरी पर्सनल राय है, वो आपको जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर आपको देखना पड़े। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि काम बन जाना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं तो इतने से आपका काम बन जाएगा। प्रेमचंद के अलावा इसमें हरिशंकर परसाई के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, हरिशंकर परसाई वो था 9th, अब ये 11th या 12th है। अब मुझे नहीं पता वहां क्या क्या पढ़ाया था मैंने। हरिशंकर परसाई के बारे में इनकी कहानी के नाम लिखो, हंसते हैं रोते हैं, और ये इंपोर्टेंट भी कर देना, मतलब इनके बारे में कहानी के संग्रह इनके, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, एक कहानी ये इनकी। दूसरा इनका है जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये भी इनका क्या है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह के अलावा इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें रानी नागफनी की कहानी को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। उपन्यास क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी लिखो, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। ठीक है, तट की खोज, ये इनके क्या है बच्चों, उपन्यास का संग्रह है। इसके अलावा कई इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे, लेकिन इससे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है कि इनसे निबंध संग्रह से क्वेश्चन पूछेगा। बट फिर भी क्यों रिस्क लें बताओ, इतनी मेहनत की, सब चीज पढ़ा, क्वेश्चन लास्ट में उठा दे निबंध संग्रह से। एक दूसरे के मुंह देखने से अच्छा 4 शब्द यहाँ रट्टा मारने पड़े, या खाली एक हिसाब से ऊपर ही देख के जाए तो क्या पता वहां काम बन जाएगा आपका। ठीक है, निबंध संग्रह में लिखो, खुद ही लिखना। पहला लिखो तब की बात और थी,
तब की बात और थी, ठीक है। पहला निबंध लिखोगे तब की बात और थी, दूसरा लिखोगे भूत के पांव पीछे, क्या लिखोगे, भूत के पांव पीछे। पहला लिखो तब की बात और थी, दूसरा लिखो भूत के पांव पीछे, तीसरा लिखो बेईमानी की परत, तीसरा क्या लिखोगे, बेईमानी की परत, ठीक है। चौथा लिखोगे पगडंडियों का जमाना, मैंने शायद ये लिखा रखा है, चौथा लिखोगे पगडंडियों का जमाना। पांचवा लिखो सदाचार की तावीज, ये भी लिखा रखा है मैंने, पांचवा क्या लिखोगे, सदाचार की तावीज। छठा लिखो शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी, और सातवां लिखो और अंत में, और अंत में, ठीक है। तो क्या क्या लिखा, पहला आपने तब की बात और थी, सेकंड लिखा होगा भूत के पांव पीछे, तीसरा लिखो बेईमानी की परत, चौथा लिखो पगडंडियों का जमाना, पांचवा लिखो सदाचार की तावीज, छठा लिखो शिकायत मुझे भी, और सातवां लिखो मतलब और अंत में। तो ये इनके अपने आप में क्या थे बच्चों, निबंध थे। और निबंध के अलावा इनके कुछ व्यंग्य लेख भी हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा पेपर हार्ड बनेगा तो व्यंग्य लेख पूछ देगा, इसमें हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्य लेख कौन सा, इस तरीके से क्या पता आपका इस बार कहानी मतलब पूछ सकता है। कुछ ही नहीं, थोड़ा सा आपको एक दो एफर्ट और लगाना पड़ेगा, थोड़ा धक्का और लगाना पड़ेगा, खुद में याद हो जाते हैं, ठीक है। पहला लिखो वैष्णव की फिसलन, दूसरा लिखो तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन, ठीक है। सेकंड लिखो तिरछी रेखाएं, क्या लिखोगे, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। थर्ड लिखो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और अंतिम आपने लिखना है क्या, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर, का दौर। ये इनके क्या है बच्चों, व्यंग्य लेख हैं, ठीक है। तो आपको हरिशंकर परसाई क्योंकि सिलेबस में दिया है इसीलिए मैं, वरना एनसीईआरटी देखोगे उसमें कितने मतलब ये आपके राइटर के नाम दिए हैं, तो हम इतना थोड़ना पड़ेंगे, हमें सिलेबस के हिसाब से देखना है। इसके बाद एक और आपका नाम दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध, खुद सिलेबस में देखना मुक्तिबोध लिखा होगा, गजानन माधव जो भी लिखा होगा, ठीक है। अगला नाम किसका लिखना है आपको, गजानन माधव। और मैं जानबूझ के आज इसके सारे कंप्लीट करा दूंगा क्योंकि मुझे पता है इसको बार बार हम नहीं देख सकते, इतना साहित्य वाला पोर्शन, कुछ और चीज देखेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपका इसमें टाइम लगता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। पहला इसमें लिखो पहली बार कविताएं छपी इनकी थी 1943 में तार सप्तक में, ठीक है। लिखो पहली बार कविताएं छपी थी इनकी कब, पहली बार कविताएं छपी, यानी इनकी जब पहली बार कविताएं छपी थी 1943 में तार सप्तक में, तार सप्तक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड लिखना आपको नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है इनको, यानी नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक लिखो, ठीक है। नई कविता के प्रमुख कवि कहा जाता है इनको, नई कविता के प्रमुख कवि, कविता के प्रमुख कवि कहा जाता है, लिखो प्रमुख कवि कहा जाता है इनको, ठीक है। पूरा लिख देना, प्रमुख कवि कहा जाता है। अभी कोई पता लगा इसको रचना समझ रहा है। नेक्स्ट इनके कुछ काव्य संग्रह है, दो तीन ही है, बहुत इंपोर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। कविता संग्रह, काव्य संग्रह देखना इनका, काव्य संग्रह, यानी इन्होंने कौन कौन से काव्य संग्रह किए हैं। एक लिखो चांद का मुंह टेढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, चांद का मुंह टेढ़ा पहला, ठीक है। सेकंड लिखोगे भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब क्या है इनके काव्य संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रचनावली है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई, 6 खंडों में प्रकाशित। लिखो मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, मुक्तिबोध रचनावली, जिसमें इनकी क्या होंगी, रचनावली, रचनाएं संकलित होंगी। ये कितने खंड में, 6 खंड में प्रकाशित है, ठीक है। ये कितने खंड में बच्चों, 6 खंड में प्रकाशित है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी है, मुक्तिबोध की, यानी एक साहित्यिक की डायरी, ये तो छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, निर्गुण भक्ति कवियों के ज्ञानवर्धी शाखा के सर्वोच्च किसको माना जाता है, कबीर को माना जाता है। लिखो निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्त कवियों के ज्ञान मार्ग की शाखा में सर्वोच्च किसको माना जाता है, कबीर को, ठीक है। क्या लिखोगे, निर्गुण भक्ति, पूरा लिखना। निर्गुण मतलब जो किसी गुण या आकार के आधार पर किसी से प्रेम नहीं करता, किसी से भक्ति नहीं करता, ठीक है। उसके लिए सब कोई गुण ही नहीं है ईश्वर का। निर्गुण भक्ति काव्य के, निर्गुण भक्त कवियों के ज्ञान मार्गी शाखा के, निर्गुण भक्त कवियों के ज्ञान मार्गी, यानी जो ज्ञान मार्ग की बात करता है, ठीक है, के सर्वोच्च लिखो,
किसको माना जाता है इसमें सबसे सर्वोच्च? कबीर को। इसको माना जाता है कबीरदास जी को, ठीक है। इसको किसको माना जाता है? कबीरदास को। इसका अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, देखिए और देखिए इसमें इनके प्रमुख चीजें क्या क्या। एक साखी मैंने बताया था आपको, दूसरा सबद, और तीसरा क्या बताया था? रमैनी। ये सब के सब क्या है? कबीरदास का संकलन है, ठीक है, यानी कबीरदास की, और इनका संकलन बीजक में प्रकाशित है। मैंने आपको ये भी बताया है। साकी, सबद और रमैनी किससे संबंधित है? कबीरदास जी से, ठीक है। इसके अलावा रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एक ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपाभ 1938 में, ठीक है। पत्रिका ये निकाली थी बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी ने। सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या निकाली थी? रूपाभ नामक पत्रिका निकाली थी। ये भी क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके अलावा शेखर जोशी के बारे में अगला, ये भी सिलेबस में दिया है। और शेखर जोशी तो मैं आपसे वैसे ही स्पेशली कहूंगा क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है, इनको तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। एक पॉइंट तो यही याद रखना है आपको। और अल्मोड़ा के जो भी छात्र हैं आपको 25 जून को मैं आपके नीचे ग्राउंड पे मिलूंगा, ठीक है, कॉलेज के पास। शेखर जोशी 2:30 बजे अल्मोड़ा 1932 में अल्मोड़ा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी संग्रह जो इनका कोसी का घटवार, ठीक है। इनके कहानी संग्रह लिखना कौन कौन से हैं, आज निपटा ही देते हैं साहित्य वाला पोर्शन, ठीक है। कौन लगे रहेगा इसके बाद चक्कर में बार बार, इतना नहीं हो पाता कि हर दिन हम साहित्य देखें। देखो इनके प्रमुख कहानी संग्रह, इनका प्रमुख कहानी संग्रह, एक तो क्या लिखना है आपको? कोसी का घटवार, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या करोगे? कोसी का घटवार, ठीक है, कोसी नदी की वजह से ही नाम पड़ा है। दूसरा आपने लिखना है साथ के लोग, पहला इंपोर्टेंट है, सेकंड वाला उतना इंपोर्टेंट नहीं है। साथ के लोग कहानी संग्रह, ठीक है। थर्ड इंपोर्टेंट है मोस्ट, दाजू। चौथा हलवाहा, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, हलवाहा। इसके अलावा नौरंगी बीमार है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। नौरंगी बीमार है, ये भी अपने आप में क्या है? इंपोर्टेंट है। और लास्ट एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह इनका, ठीक है। एक पेड़ की याद, ब्रैकेट में लिखो शब्द चित्र संग्रह। अगर कभी ये पूछेगा ना इनमें से कौन सा शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तब उसका आंसर क्या होगा? एक पेड़ की याद होगा। बाकी ये सब के सब इनके क्या हैं? ये वाले कहानियां हैं इनकी, ठीक है। ये इनकी क्या है? कहानी है शेखर जोशी की, ये ध्यान रखना, ये सिलेबस का पॉइंट है। इसके अलावा नई कहानी मतलब जो आंदोलन से संबंधित रहे हैं शेखर जोशी, लिखो इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से संबंधित रहे हैं? आंदोलन से संबंधित रहे हैं शेखर जोशी रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा? शेखर जोशी अपने आप में होगा। ये भी आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद दो आपके और बचे हैं। एक आपका दिया है आगे की क्लास में मन्नू भंडारी। अब मन्नू भंडारी के बारे में जितना मैंने पहले बताया था चेक कर लेना, जहां पे आपने इससे पहले लिखा है, ठीक है। और बाकी जो नहीं मिला आपको, नहीं लिखा होगा, उसको लिखना। मन्नू भंडारी के बारे में देखो क्या क्या इंपोर्टेंट है इनके बारे में, ठीक है। मन्नू भंडारी, देखिए मन्नू भंडारी के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट है। एक तो इनके बहुत फेमस है एक प्लेट सैलाब, बहुत इंपोर्टेंट रचना है इनकी, ठीक है। एक प्लेट सैलाब। इसके अलावा मैं हार गई, ठीक। इसके अलावा तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये भी क्या है? इंपोर्टेंट है। इसके अलावा यही सच है और त्रिशंकु, यही सच है और त्रिशंकु शायद मैंने कराया होगा आपको, त्रिशंकु मैंने लिखाया था कहानी संग्रह, ठीक है, त्रिशंकु। इसके अलावा आंखों देखा झूठ, ये भी कहानी संग्रह है। क्या है? आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ, ब्रैकेट में लिख लो कहानी संग्रह, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखना कहानी संग्रह। इसके अलावा ये सब के सब क्या है? कहानी संग्रह। ये वाला जो पोर्शन है इनका, ये कंप्लीट किसका है बच्चों? कहानियों का संग्रह, यानी कहानी संग्रह है। इसके अलावा इनके कई उपन्यास भी प्रकाशित हुए, जिसमें आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच पटका 1 इंच, ठीक है। ये इसके इनकी क्या है? अपने आप में उपन्यास है। उपन्यास क्या क्या है इनके, देखो, और ये सेपरेट करने भी आ सकते हैं, ठीक है। कौन सा उपन्यास कौन सा कहानी, इस तरीके से। उपन्यास में क्या क्या लिखोगे? एक तो लिखो आपका बंटी, बहुत एक बार आ चुका है यूपीटेबल एग्जाम में, आपका बंटी। इसके अलावा क्या लिखोगे? महाभोज, महाभोज इनका भी है। और एक शैलेश मटियानी जी का है, किसका है देख लेना, वो अलग चीज़ है, महाभोज। इसके अलावा स्वामी और 1 इंच मुस्कान,
स्वामी और 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। ये किसका है अपने आप में? उपन्यास जो है ये इन्हीं का है। किसका? मन्नू भंडारी का। इसके अलावा जो आपको इनकी पटकथाएं हैं ये भी पता होनी चाहिए। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये इनकी क्या है? पटकथाएं हैं। ये भी लिख लो लास्ट में, पटकथाएं। क्या लिखोगे? पट कथाएं। ठीक है, क्योंकि एंड करना है मुझे ये वाला पोर्शन, ताकि मैं कल से दूसरी चीज पढ़ा सकूं हिंदी में। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण आदि, ये इनकी क्या है बच्चों? पटकथाएं। यानी आपसे मन्नू भंडारी की अगर कहानियां पूछेगा, मन्नू भंडारी के उपन्यास पूछेगा और पटकथाएं पूछेगा, और सबके सब क्या चल रहा है आपका? एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक है, लास्ट है आपका मीरा। मीरा में लिख लो, एक तो इनकी मीरा पदावली है, मीरा लिखो डैश करके मीरा पदावली, और एक नरसिजी रो माहोरो, ये वहां की लैंग्वेज में है, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, देखो नरसिजी रो माहेरो, ये भी किसकी है? मीरा की है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका जो ये साहित्य वाला पोर्शन है एनसीईआरटी बेस्ड, वो क्या हो गया? एंड हो गया। और होपफुली आप ये एनसीईआरटी के आधारित इसको पूरा का पूरा याद करके जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो यहीं से बन जाने चाहिए। अब दूसरी बात आती है सर शैलेश मटियानी और ये सब चीजें जो सिलेबस में नहीं है वो कौन कराएगा? वो भी मैं कराऊंगा जल्दी ही, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके आज के जीएस के क्वेश्चन लिखो। किसके लिखोगे आप? जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, 7-8 मिनट की वीडियो आपकी और होगी, तो हम इसको जीएस वाला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहला लिखो, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। और ये आज की पॉलिटी 11th का जो स्वतंत्रता के बाद भारत है वो चल रहा है, और इसमें 2-3 क्लास में भी एंड हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, खुश रहो बस, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? BR अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने। ये बहुत आता है पेपर में, भीमराव अंबेडकर जी ने किसकी स्थापना की थी? ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई? लिखो, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? केरल में। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे एक स्कीम भी चलती है, रूअर्बन स्कीम जो कहते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में मतलब अर्बन की तरह ही अपने फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, वो रूअर्बन इसी को बोलते हैं। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक, 1951 कर दो ब्रैकेट में, 1951 में की थी। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, चीन में अपना आणविक परीक्षण कब किया है? तो नहीं आएगा, खैर आपका चीन ने अपना आणविक परीक्षण चीन ने 64 में किया था। ठीक है, ये तो जो एटॉमिक अपना टेस्ट होता है चीन का, परमाणु परीक्षण, वैसे एनसीईआरटी में दिया था, मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको। आणविक परीक्षण चीन का है बच्चों 1964 में, और भारत का तो आपको पता ही होगा, जो श्रीहरिकोटा से किया था। कहाँ से किया था? पोखरण वाला। पोखरण भी पता होना चाहिए, जितने भी किए थे भारत ने परमाणु परीक्षण वो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने क्या की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। ब्रैकेट में 1934 कर दो, ब्रैकेट में क्या करोगे? 1934 के आसपास कर दोगे। ठीक है, अब ये दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, देख लेना, उसको एडजस्ट कर लेना, बोल तो रहा ही हूं मैं। ठीक, स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 के बाद, जो कैबिनेट बनी थी इनकी, उसमें पहली स्वास्थ्य मंत्री पूछता है कभी कभी, लिखो राजकुमारी अमृता कौर। ये मैं थोड़ा ना बता रहा, एनसीईआरटी के आधार पर मैंने क्वेश्चन किए, नहीं तो मैं क्यों बताओ कहाँ मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहा, सीधे वहां से स्वास्थ्य मंत्री क्यों पूछूंगा मैं? अब वो पेपर वाला उसको लगा कि यार मैं एनसीईआरटी पूछता हूँ, पता लगा उसने एनसीईआरटी के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, इसीलिए अच्छे से एनसीईआरटी कवर करके जाएंगे। लिखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री, पूरा लिखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर।
राजकुमारी अमृता कौर। जो स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो कैबिनेट बनी थी उनकी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये तो पता ही होगा, सी राजगोपालाचारी। लिखो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर पूछेगा। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर लिखा होगा, लिखो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछेगा तो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछेगा तो माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये भारतीय है जबकि ये खाली गवर्नर था। ठीक है, मतलब भारतीय भी था लेकिन था स्वतंत्र भारत का ही। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय भी कौन थे? राजगोपालाचारी। लिखो ब्रैकेट में, लिखो पहला भारत रत्न इन्हीं को मिला था, पहला भारत रत्न। ठीक है, पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे जिनको पहला भारत रत्न मिला था। इसके साथ साथ किसको मिला था? एस राधाकृष्णन को और सीवी रमन को। ये तो पता ही होगा आपको, 1954 में किस किस को मिला था? राधाकृष्णन को, ये सब 54 में मिला था। ठीक है, साथ में लिख लो मतलब जो इसमें नाम लिखोगे एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, चुनाव आयोग का गठन, इलेक्शन कमीशन कब गठित हुआ था? लिखो, इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए ना 25 जनवरी को मतदाता दिवस आप लोग मनाते हैं, क्योंकि आपकी इलेक्शन कमीशन का उस दिन क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपने लिखा है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत का पहला चुनाव आयुक्त लिखो, पहला चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। इतना ही है आपका आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास मैंने इसीलिए लेंदी रखी, वो पहला पोर्शन मैं ये चाह रहा था कि आपका हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है वो एंड हो जाए, और दूसरा अभी जो एक्चुअली टाइम हो रहा है आपके पास, वीडियो पता नहीं कब आती है, 7:39 हो रहा है। 6:30 बजे मैं ऑफिस से आया, ऑफिस से आने के बाद मैंने तुरंत आप लोगों के लिए क्लास बनाई, और सेकंड चैनल की क्लास आज नहीं आ पाएगी क्योंकि वो जो क्लास है वो कल मॉर्निंग में आएगी आपकी। ठीक है, सेकंड स्टडी विथ योगेश 2.0 पे, वहाँ कमलेश सर आपको पढ़ा रहे हैं, वो कल मॉर्निंग में आएगी। मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि अभी दो क्लासेज आप नहीं देख पाओगे, इसलिए वो कल सुबह आएगी। इस क्लास को देखिए, हिंदी साहित्य का पोर्शन एनसीईआरटी हमने खत्म कर दिया। एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।